हेलो दोस्तों। आज हम लोग हिंदी साहित्य के पार्ट 2 पे आएंगे। मतलब उसके आगे के लेक्चर हम लोग आगे शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट में हमने बात की थी कि हिंदी साहित्य का जो लेखन था, मतलब हिंदी साहित्य का जो इतिहास था, उसको जो लेखन परंपरा रही है वो कैसे आगे बढ़ी थी। तो उसमें हमने अच्छे से समझा था क्या क्या बातें थी। आज उसी के आगे हमारा ये अगला पार्ट है जिसमें हम औपचारिक इतिहास लेखन की बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तब आइएगा, तब आपको एकदम बातें क्लियर होंगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, इनका नाम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, शिव सिंह सेंगर। इन्होंने क्या किया था, 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नाम से एक ग्रंथ लिखा और लगभग 1000 कवियों की जीवनी और कविताएं इन्होंने इसमें डाली। इतिहास विरोध कमज़ोर था और वर्ण क्रम पद्धति इन्होंने अपनाई थी, है ना। तो बस इतनी बातें इनके बारे में जान के रखिएगा, इससे ज़्यादा कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। देखिए, अगला काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। इनका याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी इनके नाम से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या किया कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो थोड़ा सा आप ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बारे में जानते होंगे। तो जॉर्ज ग्रियर्सन वहीं से ताल्लुक़ रखते थे। तो 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तत्वाधान में एक ग्रंथ छपा जिसका नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। यह एक ग्रंथ छपा और इसी में इन्होंने क्या किया था, एक बढ़िया से कोशिश की थी कि एक गंभीर प्रयास किया हिंदी के साहित्य का, जो हिंदी साहित्य जो है उसके इतिहास को लिखने की पूरी इन्होंने कोशिश की। तो इसमें क्या लिखा है दोस्तों कि इन्होंने क्या किया था, एक गंभीर प्रयास किया था कि पहला और गंभीर प्रयास था, इसमें साहित्यकारों का परिचय, कालक्रम के अनुसार तथा काल विभाजन व नामकरण पर विशेष बल दिया गया। तो कहीं ना कहीं जॉर्ज ग्रियर्सन इतने महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं, वो इसके पीछे रीज़न यही है कि जो इनका ग्रंथ छपा था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसका बिल्कुल ये नाम तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। और इन्होंने क्या किया, पहला परिपक्व कोशिश की, मतलब गंभीर प्रयास किया कि हमें क्या करना है, साहित्यकारों का कालक्रम के अनुसार तथा उनका विभाजन किया जाए, मतलब काल का विभाजन किया जाए, काल के नामकरण किया जाए, उस पर विशेष बल दिया। प्रामाणिक तथ्यों का प्रयोग किया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने कोशिश की कि बहुत सारी चीज़ें जो भी उस समय जुट पा रही थी उस पर काम किया। कुल मिला के इन्होंने 11 काल विभाजन किए, जैसे चारण काल, मुग़ल दरबार, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, ऐसे करके इन्होंने कुल मिला के 11 विभाजन किए, है ना। तो और आप देख रहे होंगे कैसे इन्होंने नाम रखा है, चारण वही आदिकाल जो है, मुग़ल दरबार, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, ऐसे करके 11 काल बनाए। कोशिश थी, पहली कोशिश थी। भाषा संबंधी दृष्टिकोण काफ़ी परिपक्व था। इन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू, प्राकृत को हिंदी से बिल्कुल अलग माना, कहा सबका अपना अपना अलग अलग अस्तित्व है। भक्ति काल को स्वर्णयुग माना, जैसे कि आज भी निर्विरोध रूप से माना जाता है कि भक्ति काल क्या है, स्वर्णयुग है हिंदी साहित्य का। तो इन्होंने भी कुछ ऐसे ही कहा कि जो चारण काल है इनका वो भी स्वर्ण काल है ना, स्वर्ण युग है। आगे दोस्तों, काल विभाजन व नामकरण में यादृच्छिकता को महत्व दिया गया। देखिए, ये शब्द आप जरूर अपने जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे और जॉर्ज ग्रियर्सन को लिखेंगे तो यादृच्छिकता जो ये शब्द है ये जरूर आना चाहिए। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रैंडम। रैंडम मतलब हो गया जो अचानक से उठाया जाए, या जैसे मान लीजिए आपने किसी कवि को उठाया अचानक से, तो ऐसी कोई बातें उसे कहते हैं यादृच्छिकता। मतलब आपने क्या किया कि जितने भी कवि हैं या जितने भी लोग हैं उनके बारे में आपने चीज़ें उठाई और उसको बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की, है ना। अगला लिखा है, ईसाइयत का अत्यधिक प्रभाव दिखता है, इस इतिहास बोध इनका बेहतर था। तो ईसाइयत का प्रभाव क्यों दिखा, क्योंकि ये खुद ईसाई थे, इस वजह से थोड़ा सा झुकाव ईसाइयत की तरफ रहा, है ना। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में इतनी बातें हमें ध्यान में रखनी है कि इन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या, देखो ध्यान में क्या क्या रखना है। सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1828 के तत्वाधान में एक ग्रंथ छपा। उस ग्रंथ का क्या नाम था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान।
ठीक है, पहला गंभीर और परिपक्व प्रयास था कि साहित्य इतिहास लिखा जाए, हिंदी के साहित्य का इतिहास लिखा जाए। इन्होंने कालक्रम, काल विभाजन, उसके नामकरण पर विशेष बल दिया, तथ्यों पर ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, 11 काल विभाजन किए जो कि हमने एग्जाम्पल देखे लिए। उसके बाद यादृच्छिकता का महत्व काफ़ी था इनके नामकरण में और काल विभाजन में। उसके बाद ईसाइयत की तरफ ज़्यादा प्रभावित रहे। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण जो है, भाषा संबंधी दृष्टिकोण इनका काफ़ी परिपक्व था। इन्होंने संस्कृत, फारसी, प्राकृत और इन सब चीज़ों को एकदम हिंदी से अलग माना। और जो हमारा कह सकते हैं कि जो भक्ति काल है उसको इन्होंने स्वर्ण युग माना है। ठीक, तो इतनी बातें आप अगर ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता जॉर्ज ग्रेशम के बारे में कोई भी सवाल आएगा आप टैकल कर जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों, जो अंतिम हैं हमारे शुक्ल युग के पहले, उनका नाम है मिश्र बंधु। देखिए, मिश्र बंधु में 3 भाई हैं। पहला है सुखदेव तिवारी, सॉरी मिश्र हैं सुखदेव बिहारी मिश्र, फिर हैं श्याम बिहारी मिश्र, उसके बाद है गणेश बिहारी मिश्र। ये तीनों भाई थे और इन्होंने क्या किया, अपने मिश्र बंधु नामक एक ग्रंथ बनाया। इसका जो नाम इन्होंने रखा, उसका नाम रखा मिश्र बंधु विनोद, है ना। इन्होंने क्या रखा, मिश्र बंधु विनोद नाम से एक ग्रंथ लिखा जिसको 4 खंडों में इन्होंने बांटा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूर्व अंतिम महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है कि इन्होंने, इन तीनों भाइयों ने क्या किया, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का एक बेहतर कोशिश की। इसमें लगभग 5000 कवियों का जीवन और साहित्य का वर्णन किया गया है। प्रामाणिकता पर विशेष ध्यान दिया गया कि जो भी चीज़ें हम अपने ग्रंथ में डालें, मतलब मिश्र बंधु विनोद में, उसमें क्या करें, हम प्रामाणिक चीज़ों को बहुत अच्छे से रखें, चीज़ें कहीं से गलत होने ना पाए। कुल मिला के जो कहा जाता है दोस्तों, इनमें लगभग काल विभाजन जो मूल्यतः इन्होंने किया वो 5 खंडों में किया और कुल 8 काल बनाए इन्होंने। कितने काल बनाए? 8 काल। देखिए, जैसे 8 काल में कौन कौन से कहूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लेकिन खंड कितने बनाए? 5, 1 2 3 4 और 5। शुरुआती जो 3 खंड हैं उसको 2-2 पार्ट में डिवाइड किया और लास्ट के 2 खंड को ऐसे ही अलग रहने चाहिए, मतलब अलग रहने दिया। जैसे आरंभिक काल में तो इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया कि पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। उसका इन्होंने टाइम भी बताया कि 613 ईस्वी से लेके 1286 ईस्वी तक। उसी तरह इसका भी इन्होंने डिवाइड किया। उसके बाद मध्यकाल में पूर्व माध्यमिक काल और पौढ़ माध्यमिक काल, इसको ये लेकर आए। और यहाँ पे भी इन्होंने क्या बताया, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है जो आप देख रहे हैं वो इन्होंने यहाँ पे दिया। उसके बाद दोस्तों अगला है अलंकृत काल। इसमें भी पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल, है ना। तो इन्होंने भी क्या किया, बहुत अच्छे से टाइम को डिवाइड किया यहाँ पर भी। उसके बाद परिवर्तन काल जो 1833 से 1868 तक रहा, और वर्तमान काल 1869 से लेके अब तक, या उसके बाद जितनी रचनाएं थीं उन्होंने वर्तमान काल में डाला, है ना। तो ये एक परिपक्व माना जाता है, काफ़ी बेहतर मिश्र बंधु का काफ़ी बड़ा नाम है हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने में। और जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने खुद माना है कि हमने क्या किया था, कई चीज़ें हमने मिश्र बंधु विनोद से उठाया है ना। आगे पढ़ेंगे, आइए देखते हैं मिश्र बंधु विनोद के बारे में कुछ बातें और इम्पोर्टेंट क्या हैं। सबसे अगली बात है, जो इनका इतिहास बोध था वो उतना बेहतर नहीं है क्योंकि इन्होंने तथ्यों पे ज़्यादा काम किया। तुलनात्मक अध्ययन की जो रचना था, मतलब कि इन्होंने जो भी अपना मूल्यांकन किया किसका, कवियों का या उनकी रचनाओं का, तो वो उनका तुलनात्मक अध्ययन किया इन्होंने कि मतलब कौन बेहतर है, किसकी रचनाएं ज़्यादा अच्छी हैं, इन सब चीज़ों में, है ना। आगे एक बात जो मैंने अभी बताया कि आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में स्वीकारा है। जब आचार्य शुक्ल ने साहित्य का इतिहास लिखने लगे तो वहाँ पे उन्होंने स्वीकारा और कहा है कि कवियों के परिचयात्मक जो विवरण मैंने प्रायः कहाँ से लिए, मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं, क्योंकि प्रामाणिकता एक वजह थी, है ना। क्योंकि प्रामाणिकता चीज़ें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे लोगों ने क्या किया है, मिश्र बंधु विनोद से लिया है। तो आप समझ सकते हैं मिश्र बंधु कितनी महत्वपूर्ण हैं, मतलब इतिहास के मतलब जो साहित्य का इतिहास है उसके लेखन में, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मिश्र बंधु के बारे में इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों,
ठीक है। अगर सवाल आता भी है तो इतनी सी बातों से आप आराम से 150-200 शब्दों में बहुत अच्छे से लिख ले जाएंगे, है ना, जब उसको थोड़ा बड़ा करके लिखना होगा। ठीक, चलिए आइए अगली बात आती है। हमने टोटल जो औपचारिक बातें थी वो हमने ख़त्म कर लिया, और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनके पूर्व जितनी विधाएं हैं या जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन के बारे में जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं हमने वो पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम जो आगे बात करेंगे वो शुक्ल युग की बात करेंगे। शुक्ल युग में आप जानते ही हैं सबसे पहला नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही आएगा। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने यही नाम ही दिया है ना। तो 1929 में मूलतः नागरी प्रचारणी सभा, ये कहाँ की थी, हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में कि ये बनारस में थी, है ना, कि ये ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा। अब आप सोचिए, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने किसी की भूमिका में लिख डाला, तो ये बहुत खतरनाक टाइप के व्यक्ति थे। इनकी भूमिका भी लगभग 300-400 पेज की होती थी। तो ये ऐसे महान व्यक्ति थे कि हिंदी साहित्य में कि अगर कह दें कि ये बेहतर व्यक्ति है तो वो हमेशा चमक जाता था, और गलती से किसी के ऊपर थोड़ी सी इनकी तिरछी नज़र पड़ी ना तो वो बर्बादी हो जाता था। तो कुछ ऐसी कहानियाँ रही हैं रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। तो इन्होंने जो इतिहास लिखा है उसका नाम इन्होंने क्या दिया, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। जो नागरी प्रचारणी सभा है उसका एक ग्रंथ था हिंदी शब्द सागर, उसकी भूमिका में हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में इन्होंने लिखा। देखिए, कुछ बातें ध्यान रखनी है कि अगर आपसे कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इसकी विशेषता क्या रही, इनके साहित्य के इतिहास जो इन्होंने लिखा है उसकी क्या विशेषता रही। देखिए, नंबर एक बातें, इतिहास की जो दृष्टि है पूर्णतः स्पष्ट, परिपक्व व विकसित, है ना, विकसित रही है। पहली तो ये बातें ध्यान रखनी है कि जो इनकी जो इतिहास दृष्टि है वो पूर्णतः स्पष्ट, परिपक्व व विकसित, है ना, विकसित मिलती है। ठीक, और वो कहते हैं कि क्या क्या कहते हैं, देखिए कुल मिला के 4 बातें जो आपको ध्यान रखनी है। पहला, प्रत्येक देश की साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। देखिए, अगर मान लीजिए मैं एक कवि बनता हूँ या मैं एक राइटर लिखता हूँ, एक नॉवेल लिखता हूँ या कुछ भी लिखता हूँ, तो यार मैं अगर कुछ भी लिखूँगा ना तो मैं क्या लिखूँगा, अपने समाज की ही तो बातें लिखूँगा। तो कहीं ना कहीं जो मेरा साहित्य होगा वो मेरे समाज के लिए होगा। तो रामचंद्र शुक्ल जी वही कहना चाहते हैं कि प्रत्येक देश का जो साहित्य है वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। दूसरा कहते हैं, जनता की चित्रवृत्ति बदलती है व उसी के अनुसार साहित्य भी बदलता है। अब आप देखिए ना, जिस समय रामचंद्र शुक्ल जी थे उस समय का साहित्य उठा लीजिए और आज का साहित्य उठा लीजिए, आपको कितनी सारी चीज़ें बदली हुई मिलेंगी, है ना। हर चीज़ लगभग बदल ही गई है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। क्योंकि समय जिस हिसाब से जनता की चित्रवृत्ति का मतलब हुआ कि उनकी सोच, उनका रहन सहन, उनके समाज में परिवर्तन, है ना, तो जिस हिसाब से बदलेगा तो वहाँ का साहित्य भी बदलता है। तीसरी बातें इंपॉर्टेंट है, जनता की चित्तवृत्ति प्रायः राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक व धार्मिक कारणों से बदलती है। ठीक है, और अगली बात इन्होंने कहा कि इनका जो मतलब विशेषता रही इनके इतिहास की, वो रही साहित्य इतिहास का अर्थ है यह देखना कि चित्तवृत्तियों में कैसा बदलाव हुए तथा उनके बदलने से साहित्य कैसे बदला। मतलब आप ये देखिए, लगातार अगर हम आज से 1950 से लेके अभी तक के जितने साहित्य आए हैं, जितनी रचनाएं आई हैं बड़े बड़े कवियों की, अगर उनका एक पैटर्न देखें ना तो हम समझ जाएंगे कि हमारे समाज में कैसा परिवर्तन हो रहा है। यही बात रामचंद्र शुक्ल जी भी कहना चाहते हैं। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं कि किस हिसाब से हमारा जो इतिहास रहा है, जो साहित्य लेखन की परंपरा रही है वो कैसे बदली है, वो इसी हिसाब से बदली है जैसे समाज बदला है। इसीलिए अंत वाली लाइन देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा। क्या लिखा है देखिए, साहित्य इतिहास का अर्थ है यह देखना कि चित्रवृत्तियों में कैसे बदलाव हुए तथा उनके बदलने से साहित्य कैसे बदला। ठीक है, तो ये 4 बातें आप प्लीज़ बार बार रिवाइज कीजिएगा, ये भूलिएगा नहीं। और जब भी रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास की विशेषता लिखने की बात आए
तो ये 4 बातें हम बिल्कुल लिखेंगे। इसके बाद भी दोस्तों आगे मैं डिस्कस करूँगा कि रामचंद्र शुक्ल के बारे में क्या क्या बातें रही हैं। उसके बाद हम द्विवेदी जी की बात करेंगे। उसके बाद रामस्वरूप शर्मा जी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कई लोग हैं जो आगे बात करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा था कि उनका एक अलग से वीडियो लाऊं जिसमें उन तीनों लोग का रहे, और तीनों लोग के क्या करना है कि उसमें बाइफरकेट कर दें और तीनों में क्या क्या अंतर रहे हैं ये चीज़ें अच्छे से समझें। तो इस वीडियो में ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी खिंच जाती है, इसीलिए मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ। अगला वीडियो जब आएगा तो उसमें हम तीनों लोग के बहुत अच्छे से बाइफरकेट करेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे कि कैसे है। अभी के लिए दोस्तों मेरे हिसाब से इतना बहुत है। प्लीज़ इसको जाके एक अच्छे से आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। जो औपचारिक हमारा ख़त्म हुआ, शुक्ल पे आ गए हैं, इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, और इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जल्दी मैं आपको टेलीग्राम का लिंक बताऊंगा, है ना। अभी तक मैंने चैनल बनाया नहीं है, जब बना लूँगा तो मैं तुरंत आपको उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ जो भी हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं। इतना मैं कहूँगा कि अगर आप इसको अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं तो आपका एक परिपक्व नज़रिया आएगा, बनेगा, पक्का बनेगा यार, है ना, बिल्कुल बनेगा। हम मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।